नमस्कार दोस्तों। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन पर 2 दिनों में हम लगातार दूसरी बार चर्चा कर रहे हैं। इसी से आप इस मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं। ओमाइक्रॉन वेरिएंट के फैलाव के बीच हमें आज ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया इस पर क्या एक्शन ले रही है और उनके इस पर क्या रिएक्शन है। उन्हीं को जानकर हम इसकी गंभीरता को समझ पाएंगे। तो चलिए, मैं अनिल आर.एस. तिवारी इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग जान लेते हैं कि ये विषय क्या है। ये संभावना जताई जा रही है कि ओमाइक्रॉन जो है वो मोस्ट डेंजरस कोरोना वेरिएंट हो सकता है अब तक का। क्या ये दुनिया को तबाह कर देगा, ये सवाल भी बार बार उठ रहा है। और तीसरी डोज लेने के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। बूस्टर डोज जो है वो कंपलसरी हो जाएगी, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। क्यों जताई जा रही है बूस्टर डोज की बात और क्यों गंभीर बताया जा रहा है खतरा। दरअसल रोम के एक हॉस्पिटल, जो वहाँ का काफ़ी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, जिसका नाम है बोम्बिनो गेसू, इस हॉस्पिटल ने एक 3D इमेज जारी की है जिसमें उसने डेल्टा वेरिएंट और ओमाइक्रॉन दोनों के बीच का अंतर समझाया है। तो उस इमेज में ओमाइक्रॉन के जो वेरिएंट का म्यूटेशन है वो प्रोटीन के एक हिस्से में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चिपका हुआ नज़र आ रहा है, जबकि जो डेल्टा वेरिएंट का है उसमें वो म्यूटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी वजह से एक पैनिक की स्थिति तैयार हो गई है पूरे देश में। हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि ये सिर्फ इस पिक्चर से ये नहीं माना जा सकता है कि वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक है, ये ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है या इससे बहुत बड़ा कोई खतरा होगा। ये क्लिनिकल रिपोर्ट्स आने के बाद ही इस पर एक स्पष्ट राय बन पाएगी। अच्छा, इस बीच अब WHO क्या मानता है, WHO को क्या उम्मीद है कि क्या होना चाहिए। तो WHO इस वेरिएंट को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत तेज़ी से फैलने वाला मानता है और मानता है कि ये एक बड़ा खतरा बन सकता है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इसके स्पाइक म्यूटेशंस की संख्या बहुत ही अधिक है। तो WHO ने इसको लेकर अलर्ट किया है। WHO की जो चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने कहा है कि कोविड-19 का ये नया वेरिएंट चेतावनी है कि वायरस क्या करते हैं और हम उनसे एक कदम आगे हमें किस तरह से रहना है। तो ये एक्चुअली कैसे आगे रहा जा सकता है। वायरस को, किसी भी वायरस से लड़ाई के लिए जो वैक्सीनेशन है, जो मेडिसिन है, वही सबसे कारगर एक हथियार होती है। तो WHO चाहता है कि एक ऐसी वैक्सीन बने जो हर तरह के वेरिएंट पर कारगर हो, जो इम्यूनिटी को एस्केप नहीं कर पाए और लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाए। इस तरह की एक वैक्सीन बननी चाहिए और सभी देशों को वैक्सीनेशन पर जोर देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो और लोगों को एक इम्यूनिटी बढ़ाने का एक मार्ग तैयार हो जाए। अच्छा, अब WHO एक वैक्सीनेशन के लिए जो इतना दबाव डाल रहा है, उसका रीज़न क्या है। WHO का मानना है कि ये बीमारी जो है, अभी जो कोविड चल रही है और उसके जो अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, ये बहुत ही घातक है। डेल्टा के अलावा जितने वेरिएंट आगे आने वाले हैं वो ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करेंगे। इसलिए एक ऐसी वैक्सीन हो जो सभी पर असर करे, क्योंकि जो अभी का जो ओमाइक्रॉन देखा जा रहा है, ये जो कोविड से जो संक्रमित हो चुके हैं उन लोगों पर भी, जिन्होंने दोनों डोज ली हुई है, उन लोगों पर भी असर डालता है और उन्हें फिर से संक्रमित कर सकता है। इसका एक ताज़ा उदाहरण अभी देखने को मिला है कि अमेरिका में एक ऐसा मरीज मिला जो साउथ अफ्रीका से लौट के आया था। उस मरीज को कोविड-19 की दोनों वैक्सीन लग चुकी थी, फिर भी वो संक्रमित हो गया। हालांकि जो वहाँ के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी हैं डॉक्टर एंथनी फाउची, उन्होंने कहा है कि उस मरीज में हल्के लक्षण हैं और उसकी हालत में सुधार है, इसलिए घबराने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर भी जब तक क्लिनिकल रिपोर्ट जब तक सब नहीं आ जाती हैं, तब तक इसका जो असर है वो हैरान करने वाला है। हैरान कैसे कर रहे हैं, देखिए, साउथ अफ्रीका के जो वैज्ञानिक हैं वो भी इसको पहली बार देखते ही हैरान हो गए थे। वहाँ की जो प्राइवेट टेस्टिंग लैब की में से एक है, उसकी साइंस हेड है राकेल वियाना। उन्होंने जब पहली बार इस वायरस को देखा तो उनको अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। वो कहती हैं कि मैंने अपने सहकर्मियों से पूछा कि मैंने कुछ इसकी जांच प्रक्रिया में गलती तो नहीं की है। तो वो इतनी आश्चर्यचकित हो गई थी। और वैसे ही उतने ही आश्चर्यचकित हुए थे साउथ अफ्रीका के जीन सिक्वेंसर डैनियल अमोको। उन्होंने भी बताया कि जो उन्होंने वायरस को देखा तो उसका जो अनुभव है काफ़ी डरावना था। तो साउथ अफ्रीका के अनुभव से लग रहा है कि ओमाइक्रॉन डेल्टा को काफ़ी पीछे छोड़ सकता है, इसलिए ये काफ़ी ही खतरनाक साबित हो सकता है। साउथ अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़
के प्रभारी जो हैं एंड्रियन प्यूरेन, उन्होंने कहा है कि और कुछ हो न हो, कम से कम ये वेरिएंट जो है संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैलाता है, ये तो अब तक सिद्ध हो ही चुका है। तो प्यूरेन को लगता है कि 4 हफ्तों में पता चल जाएगा कि ये नेचुरल इम्यूनिटी को किस तरह से फेल करता है। अच्छा, इसका जो एक उदाहरण है कि ये कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, वो देखिए यहाँ पर एक बताया गया है कि एक बुधवार को जहाँ पर 8,561 मामले दर्ज हुए थे साउथ अफ्रीका में कोविड के, वो एक दिन पहले 4,373 ही थे। तो इससे ये पता चलता है कि कितनी तेज़ी से एक दिन में मामले जब डबल हो रहे हैं, तो आप उसकी गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उस पर भी WHO की जो रीजनल वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर निक्सी, उनका कहना है कि ये 3 गुना भी हो सकते हैं, सिर्फ ये 2 गुना पे रुकेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इनकी संक्रमण दर जो है वो 3 गुना भी हो जाए और लोगों को ज़्यादा प्रभावित करे। तो इसकी संक्रमण की रफ्तार देखिए आप। जो डच अधिकारियों ने साउथ अफ्रीका से जो एम्स्टर्डम पहुंची थी, उन 2 फ्लाइट्स को में 13 ओमाइक्रॉन के मरीज पाए थे। उन्होंने उस फ्लाइट्स में जो टोटल 600 यात्री थे, उनकी जब जांच की तो उसमें से 61 कोविड-19 के मरीज पाए गए। उसमें भी जो 13 थे वो ओमाइक्रॉन के मरीज थे। और ये ऐसा नहीं है कि ये नवंबर दिसंबर में ही आंकड़े इसके मरीज मिल रहे हैं। नाइजीरिया में अक्टूबर में ही इसका मरीज मिल गया था। तो आप समझ लीजिए कि अक्टूबर के बाद नवंबर का पूरा महीना बीत गया और अब हम लोग दिसंबर में हैं। तो इसका अर्थ यह है कि इतने समय में इस वायरस ने, जो एक दिन में डबल होता है, तो कितने लोगों को संक्रमित किया होगा, क्योंकि इसकी अभी तक कोई सटीक जानकारी। नाइजीरिया के पास में भी जो पहला केस उन्होंने, जिसको अभी रेट्रोस्पेक्टिव सीक्वेंसिंग की है और जो पाया है कि कोविड का ही केस है ओमाइक्रॉन का, उस मरीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसकी वजह से इस वायरस का बहुत तेज़ी से वेरिएंट का तेज़ी से फैलाव हो रहा है। WHO के अनुसार ही उनके 6 में से 5 रीजन के 23 देशों, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोत्सवाना, ब्राज़ील, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इजराइल, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन और UK, इनमें ओमाइक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है और लगातार वहाँ पर इनके मामले बढ़ रहे हैं। तो इससे देश और दुनिया काफ़ी सतर्क हो गए हैं, क्योंकि इस पर किसी न किसी तरीके से एक अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी हो गया है। ये सतर्कता अब इसके प्रति बरतना बहुत ही जरूरी हो गया। तो व्हाइट हाउस के जो मुख्य चिकित्सा सलाहकार हैं एंथोनी फाउची, वो कहते हैं कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो है वो फ्लूइड मोशन में है। फ्लूइड मोशन मतलब ये तरल तरीके में है, तो ये आसानी से आकार बदलता है। आपने जैसा कभी देखा होगा कि अमीबा जिस तरह से आकार बदलता है, ये कुछ उसी तरह का हो सकता है। उस तरह से ये लगातार आकार बदलता है और इसका ये आकार बदलना ही जो है वो चिंताजनक है। उनके मुताबिक इसको जांचने परखने के लिए साउथ अफ्रीका में उनके जो सहकर्मी हैं, सहयोगियों से संपर्क में हैं और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि जो अभी तक वैक्सीनेशन से जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं, क्या ये उससे भी बच जा रहा है। तो अगर ये उससे बच जाता है तब ये बहुत ही बड़ा एक संकट हो सकता है। जबकि यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, UK और कनाडा के कई अफ्रीकी देशों से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जापान ने इस पर एहतियात के तौर पर नए वेरिएंट के आने के बाद विदेशी यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं सील कर दी है। इजराइल और मोरक्को ने सभी विदेशी यात्रियों के लिए 14 दिन के प्रतिबंध की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया ने सीमाएं दोबारा खोलने की योजना टाल दी है। वो पहले से ही सीमाएं जो बंद थीं, उन बॉर्डर्स को दोबारा खोलने का, जिस तरह से अभी इंडिया ने इंटरनेशनल फ़्लाइट पर दोबारा विचार करने जा रही है, उस तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी योजना को टाल दिया है। तो 28 नवंबर तक 56 देशों ने ओमाइक्रॉन से उनके देशों में संभावित प्रवेश को लेकर यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। तो जो इस तरह का प्रतिबंध लगने से क्या हुआ है कि साउथ अफ्रीका जो है उस पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है, उसकी इकोनॉमी पर इसका असर पड़ रहा है। तो इसको लेकर साउथ अफ्रीका की सरकार ने नाराज़गी भी व्यक्त की थी कि ये हम लोगों ने जो जीनोम सीक्वेंसिंग का एक बहुत ही एडवांस एक नमूना दुनिया के सामने रखा है, इसके लिए हमें सराहा जाना चाहिए था, बल्कि अब इसके लिए हमको पनिश किया जा रहा है। तो उनकी इस जो शिकायत थी उस पर WHO ने भी गौर किया और WHO ने अन्य देशों से एक अपील की है कि सिर्फ यात्रा प्रतिबंध लगा देने से ही
किसी भी वायरस को रोका नहीं जा सकता है। इसके लिए काफ़ी कदम उठाने पड़ेंगे। इससे यात्रा प्रतिबंध लगाने से लोगों के जीवन और आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। तो सब WHO ने दूसरे देशों से साउथ अफ्रीका पर यात्रा प्रतिबंध नहीं लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इससे प्रभाव ही कम होगा ना, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। इसलिए अनावश्यक प्रतिबंध हैं वो ना लगाया जाए। सिर्फ जो 60 वर्ष आयु वर्ग से अधिक के लोग हैं या जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उन लोगों को ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए। तो देखिए WHO की जो इस अपील का असर भी हुआ है। फ्रांस ने अभी हाल ही में डिक्लेयर किया है कि वो शनिवार से 7 अफ्रीकी देशों पर से प्रतिबंध हटाने जा रहा है। हालांकि कड़ाई जारी रहेगी। वहाँ पर सिर्फ जो फ्रेंच और यूरोपियन यूनियन के नागरिक हैं, राजनयिक हैं और जो फ्लाइट क्रू है, उन्हीं को उतरने की अनुमति होगी और सभी के लिए टेस्ट अनिवार्य होगा। और अगर उसमें पॉजिटिव पाए जाते हैं तो 10 दिनों तक उन्हें क्वारंटाइन रखा जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हमारे लिए यह चिंता का विषय क्यों है। तो देखिए ऐसा है कि WHO ने जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट को लेके सबसे ज़्यादा जोर दिया है वो दिया है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सर्विलांस बढ़ाना होगा और हेल्थ स्टैंडर्ड को मजबूत करने के साथ साथ वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज करनी होगी। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में क्या आता है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में देखें, अगर हम लोग देखेंगे तो न्यू गिनी के पश्चिम के, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर के, भारत के पूर्व के और चीन के दक्षिण के देश आते हैं। तो इन देशों को अगर आप देखें, वैसे तो दो भागों में बांटा जाता है, फिर भी अगर आप देखेंगे तो इसमें कंबोडिया, लाओस, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनई, पूर्व मलेशिया, पूर्वी तिमोर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और क्रिसमस द्वीप, सिंगापुर, ये सब देश आते हैं जो हमारे पूर्व तट से बहुत लगे हुए हैं, बहुत नज़दीक है, ईस्ट साइड पर हैं। तो इसका असर कभी भी हिंदुस्तान पर पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि जो हमारे वहाँ फ़्लाइट्स शुरू होने जा रही थी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, उसको 15 दिसंबर पर से शुरू करने का जो फैसला था उस पर सरकार दोबारा विचार कर रही है। तो ये हमारे लिए एक सचेत होने का समय है। और सचेत हम किस तरह से रह सकते हैं, इसके कुछ चीज़ें जो हैं वो साउथ अफ्रीका से भी पता चली हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में जांच से पता चला है कि ये वेरिएंट है वो हल्का लक्षणों वाला है। इसमें मांसपेशियों में दर्द होता है, थकान के लक्षण दिखते हैं और इससे स्वाद और गंध जो है वो नहीं जाती है, हल्की खांसी हो सकती है। इसलिए इसके सिम्टम्स कोई भारी नहीं है और न ही इसके सिम्टम्स कोई इस तरह के खतरनाक अभी तक नज़र आए जिससे लोगों की मौत हो रही हो। तो हमें इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए WHO के नियमों के अनुसार, उनकी गाइडलाइंस के अनुसार जो सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क है, अच्छे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ये इस्तेमाल करनी है, सैनिटाइजेशन करते रहना है, वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां खुली रखनी है, बंद और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना है। अब देखिए इसमें एक चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो जर्मनी के कंपनी है BioNTech। इसके CEO ने कहा है कि जो वर्तमान COVID-19 की वैक्सीन्स हैं वो अब भी ओमाइक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों को गंभीर रूप से बीमार होने से संभवतः सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। फिर भी उनका ये कहना है कि हमें वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसको जारी रखना है और हमारी योजना यही होनी चाहिए कि लोगों को तीसरी डोज या बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी जाए। तो इन सब चीज़ों से ही हम अब ओमाइक्रॉन से अपने आप को बचा सकते हैं, समाज को बचा सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।